इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बना, बट इसके सोर्सेस क्या थे? इट वॉज टेकन फ्रॉम 3 पार्ट्स चिल्ड्रन। पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया था 1935 में। ये एक्ट एक्चुअली बना कहां पे था? लंदन की पार्लियामेंट ने, और उसको इंडिया पे लागू किया गया। सर इंडिया में क्यों नहीं बनाए? वहां से सारे लोगों को लाद के यहां लाते, खर्चा नहीं बढ़ जाता। प्लस जब लोगों को पता लगता कि ब्रिटिश सरकार हमारे लिए कानून बना रही है, चालू हो जाती जाहिलपंथी उनकी। आपको जब लगेगा पापा मम्मी आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग टफ सोच रहे हैं, आपको घर से बाहर भगाना है, शादी ब्याह करनी है, आप अगेंस्ट हो जाएंगे उनके। तो इसीलिए भैया वहां पे बनाते हैं और यहां ले आते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सो 1935 से 1950 के अंदर चिल्ड्रन इस कानून के तहत देश चला। फिर हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, फिर हमने इसको हटा दिया। सो इसी के तहत बच्चों पार्लियामेंट्री सिस्टम था। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में रखा गया? क्योंकि जहां से कॉन्स्टिट्यूशन लिया उनके यहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम था, तो उन्होंने कहा यहां पे भी पार्लियामेंट्री रहेगा। बट ब्रिटिशर्स ने मेजॉरिटी पावर्स 1950 तक अपने पास ही रखी, और उसके बाद भी बच्चों काफी स्टेट्स ऐसे थे जिनका किराया ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता रहा। तो क्या बच्चों पूरी तरह से इंडिपेंडेंस हुआ? दैट वाज अ कॉन्ट्राडिक्टरी इंडिपेंडेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अपने पास रखी, फेडरल सिस्टम रखा, वो भी सेंट्रलाइज। स्टेट्स अलग अलग हैं, बट दादागिरी किसकी चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसीलिए प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी, ताकि प्लानिंग कमीशन के हेड प्राइम मिनिस्टर हो और हम स्टेट्स के ऊपर शिकंजा कस पाए। बट देखा गया प्लानिंग कमीशन बनी थी बच्चों 1951 में, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं बनाते थे, कुछ खास कर नहीं पाए। तो 2014 में आ गया नीति आयोग, और यहां पे सारे स्टेट्स का पार्टिसिपेशन होने लग गया। तो यहाँ पे हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर जाके बैठता है, अंबानी और अडानी टाटास को भी बुलाया जाता है, पढ़े लिखे लोगों को बुलाया जाता है कि भाई देश की तरक्की के लिए और बेटर चीजें हम क्या कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? दूसरा सोर्स क्या था भाई? देखो दूसरे देशों में क्या कहानी चल रही है। तो दूसरे देशों से हमने क्या पकड़ा? फंडामेंटल राइट्स पकड़े, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसको आप आर्टिकल 19 बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या पकड़ा हमने? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। मतलब सर आप किसी भी तरह का जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जो मर्जी, सोशल एक्टिविटी, बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह, ऑल दैट, जिस रिलीजन को चाहे फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नहीं कि आप हिंदू हैं तो आप मजार पे चादर नहीं चढ़ा सकते, और अगर आप सिख हैं तो आप चर्च में नहीं जा सकते। बट कुछ कंट्रीज में बैन है बच्चों, ये ईरान, इराक जैसी कंट्रीज में बैन है, वहां पे तो मंदिर ठीक से होते भी नहीं है प्रैक्टिकली। तो वहां पे डीपीएसपी का रोल 0 था। अभी वहां की पार्लियामेंट ने एक पागलपंथी की है, वहां लड़कियों के लिए शादी की उम्र कितनी थी पता है? 15 साल, उसको घटा के 9 साल कर दिया गया है। पता नहीं, भगवान जाने, आई डोंट नो। ओके, तो दूसरे कंट्रीज से हमने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए, ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिए गए थे। तीसरा सब अपना था, हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, और यही बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है। चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी को 20 साल लग गए, लगभग 1921 से 41-42 तक सारी बातें ड्राफ्ट करने में, डिजाइन करने में। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम बोलते हैं इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन यूनियन। और इसी की वजह से पीपल, इंस्टीट्यूशन, जजेस, मिनिस्टर्स, एवरीबडी गेट्स सम काइंड ऑफ पावर बेसिकली। तो जैसे मेरे घर में भगवान ना करे चोरी हो जाए, तो मेरे पास राइट है कोर्ट में जाके कंप्लेन करने का, कि मेरे मोहल्ले के कॉर्पोरेटर्स पहले पूछना पड़ेगा मेरे को। ऐसा नहीं है। सो इट स्टेटेड दैट ऑल पीपल आर हैविंग सिक्योरिटी विद रिगार्ड्स टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी बिफोर द लॉ। चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, कानून के सामने सब एक हैं। ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर है तो ज्यादा सहूलियत मिलेगी और जज साहब है तो कम सहूलियत मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल आर सेम बेसिकली। फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, सर दोस्त के घर जाके उसको अब्यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, राइट टू स्पीच है, बट उसके पास भी राइट टू लिबर्टी, डिग्निटी ऑफ लाइफ है, वो आपको स्यू कर सकता है। फेथ, वर्शिप, वोकेशन का मतलब छुट्टी पे जाना नहीं है, किसी भी तरह का लीगल काम आप कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। यू कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ एसोसिएशन, इसीलिए बाबा वगैरह ढेर सारे अपने मठ वगैरह बना लेते हैं, बट किसी कंट्री, काफी कंट्रीज में ये सब अलाउड है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है चिल्ड्रन?
सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। आशाराम बाबू जी के बारे में तो लोग जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। राम रहीम बाबा के बारे में जानते होंगे। तो कानून के तहत उन्होंने अपने मठ खोले, बट डिड दे परफॉर्म एनी मॉरल एक्टिविटी? चाइल्ड एक्सटॉर्शन सब कुछ करते थे वो लोग। तो ये चीज अगर है तो आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। मैं 2-4 बच्चों के साथ मिल जाऊं, आओ चलो स्मगलिंग का काम चालू करें, ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, ये गलत है। समझ गए बात को भाई? तो एलिमेंट ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम तो आपने सुना ही होगा। और ये सारी बातें बच्चों जो मैंने पटर पटर की, यही क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। देखिए यहां पे आपको नजर आ जाएगा, सब लिखा है नहीं लगा? सॉवर्निटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, तीनों तरह की, लिबर्टी ऑफ थॉट, मिल गया। तो ये सारी चीजें हमने अपने यहां खुद से फ्रेम की हैं। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने ही माइनॉरिटीज के बारे में जिक्र किया कि भैया माइनॉरिटी का थोड़ा सा कुछ सोचोगे। जो डिप्रेस्ड और बैकवर्ड क्लास से आते हैं, जो अंडर डेवलप्ड और ट्राइबल एरिया से आते हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचना है। तो अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाए, विच सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रिजर्वेशन सिस्टम? ऑप्शन ए ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, एंड ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बेसिकली रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया में आया। ना ब्रिटिशर्स ने दिया, ना किसी दूसरे देश में इस तरह का रिजर्वेशन चलता है। ये नौटंकी सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में हिंदुस्तान में है, बस। समझ गए बच्चों? सो समरी 3 बातों की है। पेपे की जीन्स आपने पहनी होगी, बस उसी में ई हटा दीजिए। सो नेशनल यूनिटी को प्रोटेक्ट करना, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, सोशल रेवोल्यूशन को प्रमोट करना। इतनी बातें समझ में आ गई? तो जाइए किसी गल्फ कंट्री में और ऐसे बारात निकाल के दिखा दी जैसे इंडिया में है। समझ में गया? इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। समझ गए भाई? चलिए, रिमेनिंग लेक्चर वील डू इन द नेक्स्ट पार्ट।